हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने देखा था, बेसिकली आइडियल्स के बारे में जाना था। ठीक है, उसका कुछ बेसिक एनालिसिस हमने किया था। ठीक है, बेसिकली हाउ टू काउंट आइडियल, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट रिंग, ये सब कुछ हमने देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी के कंटिन्यूशन में हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसका जो कंटेंट हमारा रहने वाला है ये आपके सामने। बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर रिंग और वी कैन से क्वोशिएंट रिंग। ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स और उसका कुछ बेसिक एनालिसिस हम करने वाले हैं बेसिकली फैक्टर रिंग का। ठीक है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक आपकी जो क्वोशिएंट रिंग है उनका मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके आपको दिखाऊंगा कैसे आप इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे डील करते जाएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट रिगार्डिंग फैक्टरिंग के आते रहेंगे। ठीक है, तो एक टाइम पे सारे रिजल्ट को कवर कराना पॉसिबल नहीं है। जैसे धीरे धीरे रिक्वायरमेंट होगी वो सारे रिजल्ट आपके डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फैक्टरिंग क्या होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रुप थ्योरी में मैं एक रिलेशन पढ़ करके आया था। ठीक है, जी कोई भी आपके पास ग्रुप है एंड एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन एस ऑन जी सच दैट ए रिलेटेड टू बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इस इट मीन्स ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो हमने ग्रुप थ्योरी के लेक्चर में प्रूफ करा था जब हमने क्वोशिएंट सेट बेसिकली बनाया था। तो ये या क्वोशिएंट ग्रुप आपने बनाया था तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहा था। तो इसी के सिमिलर हमें यहाँ पे नीड है, अगर कोई भी मैं रिंग ले रहा हूँ, ग्रुप आपका रिप्लेस हो गया एनी रिंग से एंड द सब ग्रुप रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे आइडियल से, then define a relation S on R such that A related to B such that A minus B inside I, जो कि आपका A B इनवर्स, तो यहाँ पे माइनस बी से इसको डिनोट कर रहे हैं। ओके, सी इसको प्रूफ कर लेते हैं। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब इसको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा एंड ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, खुद का खुद से रिलेशन। देखिएगा वॉट एवर ए यू पिक, ए माइनस ए का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। इस चीज का मतलब क्या है, ए से रिलेटेड हो गया। ठीक है, यानी कि एस हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अब सिमेट्रिक का मतलब अगर ए बी से रिलेट कर रहा तो बी को ए से रिलेट करना पड़ेगा। देखिएगा अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस द डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी मस्ट बी बिलोंग्स टू आई, और आई आपके पास आइडियल है तो आप बी माइनस आई करेंगे तो वो भी तो एस का मेंबर होगा। ठीक है, नोट एस, बेसिकली आइडियल का मेंबर होगा क्योंकि आई आपके पास आइडियल है। अब इतना कहने से आप क्या बोलोगे, जब ए माइनस बी आपके पास आई से आ रहा था तो आपने बोला ए बी से रिलेट कर रहा है, जब बी माइनस ए बिलोंग कर रहा तो आप क्या बोलोगे, बी ए से रिलेट कर गया। तो यानी कि हमारा जो रिलेशन मैंने डिफाइन करा वो सिमेट्रिक हो गया। एंड ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या देखना होता है, अगर ए बी से रिलेट कर रहा और बी सी से, तो हमें रिलेशन बनाना होता है ए का सी के साथ। तो अगर ए बी से रिलेट कर रहा, बी सी से रिलेट कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन जो कि हमने डिफाइन इस तरह से करा है, तो इसका मतलब ये है। एंड आई आपका आइडियल है तो इनका जो सम होगा बेसिकली वो भी आइडियल होगा। अब इनका सम क्या होगा भाई, ए बी ए आई से, ये क्वांटिटी आई से आ रही है, ये भी क्वांटिटी आई से आ रही है, तो इनका सम जो होगा वो भी तो आइडियल से होगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है आइडियल। तो सम इनका क्या आएगा, ए माइनस सी इन साइड आई बिकॉज आई इज एन आइडियल, और इससे क्या इंप्लाई कर दोगे, ए सी से रिलेट कर गया, यानी कि ऐसा आपका ट्रांजिटिव हो गया। एस रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो यानी कि एस आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने का मुझे क्या फायदा हो गया, इसके इस सेट का मैं बेसिकली पार्टीशन कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसकी मैं इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकता हूँ, तो इस चीज का मुझे ये बेनिफिट मिल गया। तो अगर कोई भी मैं ए पिक कर रहा हूँ उसके लिए क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लास बी इन साइड आर सच दैट बी माइनस ए इन साइड आई, यही तो आपका क्लास का डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए बी आर से आ रहा है, अब बी माइनस ए आई का मेंबर है, मान लेते हो कुछ एक्स नंबर है आपका। ठीक है, अब बी आर से आ रहा है तो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कुछ ए प्लस एक्स टाइप का होगा, और एक्स आपका आई से आ रहा है, तो यानी कि क्लास आपकी क्या आ गई, बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी ए प्लस एक्स और एक्स इनसाइड आई। अब इस सेट को आप गौर से देखोगे तो ये सेट आपका किसको डिनोट कर रहा है, ये आपका लेफ्ट को सेट बन रहा है, किसका, आइडियल का। ओके, अगर ये रिलेशन आप बेसिकली आप चेंज कर दोगे, जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन करा, अगर इसको आप
हमने क्या देखा था, जैसे ग्रुप में ए बी इन्वर्स करा तो लेफ्ट कोशेट आया था वहाँ पे सब ग्रुप का। अगर मैं बी ए इन्वर्स कर दूं इस चीज को तो वहाँ पे राइट कोसेट आ गया था। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बी माइनस ए कर सकते हैं तो आपके पास राइट कोसेट आ जाएगा आइडियल का। ठीक है, तो सारा कुछ बेसिक एनालिसिस है जो ग्रुप थ्योरी में पढ़ गया है उसका मैंने यूज किया है। ठीक है, अब क्लास भी हमने देख लिया है, तो वी कैन डिफाइन कोशेंट सेट। कोशेंट सेट क्या होता है, बेसिकली जितनी भी क्लासेस आपके पास आई हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए उनको एक सेट में रख दो तो वो आपका कोशेंट सेट आता है। तो कोशेंट सेट में किस तरह के एलिमेंट आए, बेसिकली क्लासेस में किस तरह के एलिमेंट आए, जो ऑर्बिटरी क्लास थी उसमें किस टाइप के एलिमेंट आए, ए प्लस आई टाइप के। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, आई प्लस ए लिखो या आई प्लस आई लिखो, क्योंकि रिलेशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोसेंट सेट डिफाइन कर लिया। अगर मैं यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वन आई प्लस ए प्लस आई प्लस बी का जो एडिशन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, एंड सेकंड वन आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी आई प्लस ए इंटू बी। ये मैंने बेसिकली दो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करे हैं, प्लस और डॉट, बेसिकली जो कि इस तरह से डिफाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। देन दिस कोशेंट सेट अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन ये आपका रिंग बनाता है, और यही नथिंग बट आपका क्या कहलाता है, कोशेंट रिंग कहलाता है, और आप फैक्टर रिंग भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है। इन बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इसको आप रिंग प्रूफ करके लाओगे। रिंग का मतलब वही आपकी 8 प्रॉपर्टीज आपको उनको प्रूफ करना है। ठीक है, अब व्हाट अबाउट इसका जीरो एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे जो आई है वो इसका क्या कहलाएगा, आई इज दी जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन यहाँ से देखते ही मिल रहा है। जैसे कि हमने बोला था वहाँ पे एक सब ग्रुप बेसिकली जीरो एलिमेंट था उस कोसेंट सब ग्रुप का, तो सिमिलरली यहाँ पे जो आइडियल है वो आपका जीरो एलिमेंट होता है इस फैक्टर रिंग का। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। बेसिकली कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं कि अगर आर कॉम्यूटेटिव है तो उसके फैक्टर रिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आर के पास यूनिटी है तो फैक्टर रिंग के पास होगी कि नहीं होगी, वो सब कुछ मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। देखिए आर मेरे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, तो व्हाट अबाउट फैक्टर रिंग, तो फैक्टर रिंग भी आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग होता है। जैसे कि जो कंडीशन गिवन है उनका मैंने यूज किया यहाँ पे। बेसिकली कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, वॉट एवर एलिमेंट यू पिक यू हैव ए बी इक्वल टू बी ए। अच्छा, अब फैक्टर रिंग को कॉम्यूटेटिव दिखाना है तो मुझे एलिमेंट इसके लेने पड़ेंगे, इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, लाइक ए प्लस आई ए प्लस बी। ओके, तो अब देखिएगा आई प्लस ए इंटू बी को मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि ए बी इक्वल टू बी है, और इसको कैसे लिखूंगा, जो मैंने बाइनरी ऑपरेशन सेकंड डिफाइन करा ये आपके पास, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ आई प्लस ए आई प्लस बी और आई प्लस बी आई प्लस ए। इसको ओपन कर देंगे और ये रैंडमली ये आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसके हैं, आपके फैक्टर रिंग के, तो यानी कि ए बी इक्वल टू बी ए टाइप का कुछ बन रहा है, तो यानी कि आर बाई आई इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग। ओके, चलिए अगर आर के पास यूनिटी एलिमेंट है, बेसिकली आर इज रिंग विद यूनिटी, देन आर बाई आई इज ऑल्सो रिंग विद यूनिटी। देखिएगा वन इज यूनिटी ऑफ आर, देन आई प्लस वन मस्ट बी मेंबर ऑफ आर बाई आई। Moreover, whatever element you pick inside this ring, basically factor ring से कोई भी एलिमेंट आप ले रहे हो, then i प्लस ए इंटू आई प्लस वन की मल्टी जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस ए इंटू वन, और वन यूनिटी है, ए आपका कहाँ से आ रहा है, आर से आ रहा है, तो ए इंटू वन आपके पास ए हो जाएगा, तो आई प्लस ए आया, और ये आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट था फैक्टर रिंग का। तो आपको एक जो यूनिटी था, यूनिटी इस बेसिकली फैक्टरिंग का जो यूनिटी आपके पास आया आर बाई आई, हमने बोला था वन वन से सिर्फ हम डिनोट करते हैं, वन दिखने में अलग अलग हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट सेट के लिए, तो यहाँ पे वन नथिंग बट क्या है आपका वन प्लस आई। ओके, तो दिस इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ दिस फैक्टरिंग। ओके, तो यानी कि इसके पास भी रिंग यूनिटी एलिमेंट होता है अगर आपकी रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, if R is CRU, then we can say directly R by is also CRU, basically commutative ring with unity। क्योंकि अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को एक साथ मिला दोगे तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, आपको commutative ring with unity मिलेगा। ठीक है, my next question is वन साइडेड स्टेटमेंट ट्रू है, व्हाट अबाउट कन्वर्स, कन्वर्स के बारे में क्या ख्याल है।
ठीक है, चलिए पहले एक क्वेश्चन करते हैं, देन कन्वर्स पे आते हैं। एक रिंग लिया मैंने, ठीक है, जब मैंने आपको रिंग का फर्स्ट लेक्चर बताया तो मैंने इस रिंग का इंपॉर्टेंस आपको बताया था कि इसका मैं यूज करूंगा, तो उसका यूज आ चुका है। ठीक है, देखिए ये आपके पास रिंग है और इसकी खासियत क्या है, देखो अब इनके लिए काउंटर एग्जाम्पल का काम करती है। एक मैंने जे बनाया, बेसिकली एक सेट बनाया, देन यू कैन वेरीफाई जी जे इज एन आइडियल ऑफ आर। हाउ, बेसिक एक्सरसाइज है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आइडियल की प्रॉपर्टी आपको लगानी है, बेसिकली इनका डिफरेंस ए प्लस बी इन साइड जाना चाहिए, एंड सेकेंड वन इनका प्रोडक्ट, सॉरी, आप किसी रिंग से एलिमेंट पिक करोगे और इसके साथ जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे इसके एलिमेंट के साथ, वो आपका जे का मेंबर होना चाहिए। तो जो आइडियल की डेफिनेशन है वो आपने अप्लाई करनी है। ठीक है, ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जे को इसका आइडियल प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए मुझे मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ इनकी फैक्टरिंग से को डिफाइन करने का। अब देखो जे आइडियल है, ठीक है, या कोई आपसे पूछ ले फैक्टरिंग कब डिफाइन कर सकते हैं, तो अभी हम क्या देख करके आए, जब हमारे पास आइडियल होता है देन वी कैन डिफाइन फैक्टरिंग। ठीक है, सबरिंग के लिए हम फैक्टरिंग डिफाइन करें ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सबरिंग के लिए फैक्टरिंग को डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ केस में कर सकते हैं, अगर आप वही सबरिंग पिक कर लोगे जो आइडियल में बन रही हो तो हो जाएगा। ओके, तो बट अगर आपके पास आइडियल होगा देन अभी जो एनालिसिस हमने किया है, वी कैन ऑलवेज डिफाइन अ फैक्टरिंग। ओके, तो वी कैन डिफाइन योर फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग का मतलब क्या है, जे प्लस आपका जो एलिमेंट है, एलिमेंट आपका जो कि रिंग से आ रहा है, हमने क्या लिखा था, आर बाई आई का मतलब क्या था, ए प्लस आई, और ए आपका आर से आ रहा था, यही तो मतलब है फैक्टरिंग का। तो वही हमने लिखा है, ए भी आपके आर से आ रहे हैं। इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हुआ, मतलब इसको मैं रिड्यूस करता जा रहा हूँ। भाई देखो, जो एलिमेंट जे में जा रहे हैं उसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी सब कोशेट की, एच इक्वल टू एच कब होता है, जब ए आपका एच का ही मेंबर हो। तो सिमिलरली आइडियल के लिए भी ट्रू होगा, जे प्लस एक्स इक्वल टू जे कब होगा, इफ एंड ओनली एक्स इन साइड जे। तो मैंने क्या करा, इन दोनों एलिमेंट को डिफरेंट डिफरेंट कर लिया और जो एलिमेंट जे में जा रहे थे उनको अलग कर लिया। अब देखो 0 B 0 0 ये जे का मेंबर है, तो जे प्लस समथिंग ये ऑलवेज जे के इक्वल आएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, जे प्लस दिस एलिमेंट, और ये आपका आर से आ रहा है। अब देखो देखो कोई भी फैक्टरिंग हो, अगर आपको वहां पे होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करना हो तो सबसे पहले आप उसके एलिमेंट को रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट जे में जा रहे हैं उनको वहां से गायब कर दो, देन उसके बाद आप एक होमोमॉर्फिज्म यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, और वी कैन से आइसोमॉर्फिज्म। जैसे कि यहाँ पे मतलब एक आइडिया मैं दे रहा हूँ कैसे आपको थिंक करना है, ठीक है, कि कैसे हमको आइसोमॉर्फिज्म मैप बनानी होती है। अब देखो मैंने रियल नंबर टू आर बाई जे एक मैप डिफाइन कर दी। अब रियल नंबर में कोई सिंगलेटन एलिमेंट होगा तो बेसिकली फाई इक्वल टू जे प्लस समथिंग, जो इसके एलिमेंट थे उसी की फॉर्म की मैंने एक यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म बनाई। अभी आइसोमॉर्फिज्म नहीं बोल सकते, पहले मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैंने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे प्लस समथिंग, क्योंकि मेरी जो फंक्शन है बेसिकली फिलहाल तो ये फंक्शन है, इस तरह से डिफाइन है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस मैट्रिक्स को प्रोडक्ट लिखा जा सकता है इन दो टर्म का। ठीक है, तो अगेन जो हमारे पास सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है इस क्वोशिएंट सेट का, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई जे प्लस समथिंग, और ये किसका वैल्यू है, फाई ऑफ ए का, फाई ऑफ बी का। यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाटएवर एलिमेंट यू पिक, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। सेकंड वन, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, यू कैन वेरीफाई इजिली। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक रिंग डिफाइन कर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग क्या होता है, देन हम रिंग होमोमॉर्फिज्म पे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब कवर अप करेंगे मैक्सिमल आइडियल एंड प्राइम आइडियल। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन शॉर्ट में समझ लो, रिंग होमोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये एंड सेकंड प्रॉपर्टी ये। ठीक है, इसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हो जैसे मैंने प्रोडक्ट वाली करी। तो फाई यहाँ से रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या, कोई भी मैंने डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, ए भी आर से आ रहे हैं, तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं ये भी आपके नॉट इक्वल होंगे। जैसे ही मैं दोनों साइड जे ऐड करूंगा ये भी नॉट इक्वल होंगे, और ये किसका वैल्यू है, फाई ओ पे का, ये किसका वैल्यू है, फाई ओ पे का, यानी फाई ओ पे नॉट इक्वल टू फाई ओ पी, यानी कि यहाँ से फाई हमारा 1 1 भी हो गया। ठीक है,
एंड हमने कंस्ट्रक्शन इस टाइप की है कि हर एक एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है, बेसिकली यहाँ के एलिमेंट के लिए आपको यहाँ पे एलिमेंट मिल रहा है आर में। इट मीन्स व्हाट, 5 ऑन टू ऑल्सो। अब कोई मैप 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म हो जाए देन उसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो आर बाई जे आइसोमॉर्फिक किसके हो गया, आर के। तो यानी कि आइसोमॉर्फिक का मतलब क्या है, दोनों सेट्स जो हैं वो एल्जेब्राइकली सेम होंगे। यानी कि आप जानते हो आर इज अ फील्ड, इट मीन्स व्हाट, आर जे इज ऑल्सो फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आपके पास जो फैक्टरिंग आया वो एक फील्ड आया। ठीक है जी, अब मैं थोड़ा सा आर के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखो मैंने दो एलिमेंट लिए यहाँ पे, देखो आर के मेंबर हैं, इनका मैंने प्रोडक्ट करा तो 0 0 आया, सेकंड वन फिर 0 1 आया, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए आया। तो इसका मतलब आर इज नॉट कॉमोटेटिव। ठीक है, एंड इसकी खास बात क्या है, जो मैंने रिंग डिफाइन किया है, कई बार मैंने बीच में भी डिस्कस किया है लेक्चर में, इसके पास यूनिटी एलिमेंट नहीं है ये रिंग। इसकी खासियत क्या है, ये विदाउट यूनिटी है। अब देखो आर की खासियत क्या मिली, आर ना तो कॉमोटेटिव है ना ही उसके पास यूनिटी एलिमेंट है, तो इंटीग्रल डोमेन तो कभी नहीं हो सकता। अब इंटीग्रल डोमेन भी नहीं है तो कभी भी फील्ड नहीं हो सकता। तो कन्वर्स के बारे में आइडिया लग गया है। ऐसा ट्रू नहीं है कि अगर आपके पास कोई, देखो आर आर बाई जे यहाँ पे फील्ड आया, बट ई आर आर यहाँ पे क्या है, ना तो उसके पास यूनिटी एलिमेंट है ना ही इंटीग्रल डोमेन है ना ही वो कॉमोटेटिव रिंग है। तो जो फैक्ट मैंने लिखा है उनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। ओके चलिए, तो ये बेसिक एनालिसिस था आपकी फैक्टरिंग के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं, फैक्टरिंग की कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं वो देखने वाले हैं। एक मैंने सेट लिया बेसिकली और वी कैन से रिंग पिक करा, बेसिकली जो है सेट ऑपरेशनल नंबर, तो इसकी मुझे सारी फैक्टरिंग को फाइंड आउट करना है। अब देखो जो बेसिक एनालिसिस मैं प्रीवियस लेक्चर्स में करके आया हूँ तो वो सब कुछ मुझे याद रखना होगा, तभी जाके आगे के सारे लेक्चर्स मुझे समझ में आएंगे। ठीक है जी, तो क्यू फील्ड है, मैंने क्या देखा था लास्ट के लेक्चर में, उसके पास दो ही आइडियल होते हैं। अगर फील्ड होता है तो उसके पास मैक्सिमम दो ही आइडियल है, और वो कौन कौन से होते हैं, इटसेल्फ एंड ट्रिवियल आइडियल। ठीक है, अब जैसे ही आप फैक्टरिंग बनाओगे, क्यू बाई जीरो का मतलब क्या है, ए प्लस जीरो, ए आपका क्यू से आ रहा है। अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो आपकी चॉइसेस हैं ए की वो क्यू से आ रही है, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, ये सिमिलर या आइसोमॉर्फिक किसके होने वाला है, क्यू के। और वी कैन से ये रिंग आइसोमॉर्फिक है आपके सेट ऑपरेशनल नंबर के। अब मैपिंग का आइडिया मैं कहां से दूं, जैसे कि मैंने प्रीवियस मैप डिफाइन करी थी, फाई Q2 R बाई जे। ओके, तो फाई ऑफ ए इक्वल टू, आप क्या एलिमेंट यहां पे डिफाइन करोगे, ए प्लस जीरो, एंड यू कैन वेरीफाई इजली, आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, ये आपके पास 1 1 है, ये आपके पास 1 2 है, तो हो गया आइसोमॉर्फिक। तो देखो एलिमेंट के बिहाफ पे एक मैप को कैसे कंस्ट्रक्ट करना, ये मेन बात है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्यू के आइसोमॉर्फिक हो गया, राइट। सेकंड वन, क्यू अपॉन आई, और वी कैन से क्यू अपॉन क्यू, फैक्टरिंग बना रहे हैं तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होगा। और अभी हमने देखा अगर किसी एलिमेंट किसी आइडियल में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो आइडियल प्लस समथिंग, तो वो आइडियल ही हो जाता है। अभी तो प्रॉपर्टी देखिए, लाइक जे प्लस एक्स इक्वल टू जे आपका होगा इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स भी आपका जे से आ रहा। ठीक है, तो इसका ही मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बेसिकली ए प्लस क्यू आपके पास क्या आएगा, जीरो। जीरो मतलब ये जीरो क्यू का जीरो नहीं है, ये आपका फैक्टरिंग का जीरो है, और इसको आप लिख सकते हैं जीरो प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, बेसिकली जीरो ऑफ फैक्टरिंग दैट इज जीरो प्लस क्यू, यानी कि जीरो एलिमेंट ये क्यू का आया है, बेसिकली फैक्टरिंग का आया है। ठीक है, सो बी केयरफुल। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट आए, एक एलिमेंट आया, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z1 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो हेयर वी कैन से R हैज एग्जैक्टली टू फैक्टरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q है उसके पास आपके पास दो फैक्टरिंग आए। अब इसका मैं एक कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, आप सिमिलर प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर F इज अ फील्ड देन F हैज ओनली टू फैक्टरिंग। ओके, जब जब आपके पास फील्ड होगा तो उसके पास दो ही फैक्टरिंग बनेंगे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर R आपके पास इंटीजर्स का रिंग है और I आपके पास ये गिवन है, अब I आइडियल है तो वी कैन डिफाइन फैक्टरिंग, और I में एलिमेंट किस टाइप के हैं, बेसिकली मल्टीपल ऑफ 6, राइट। तो R बाई I मैंने डिफाइन करा तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट इस टाइप के आएंगे बाय डेफिनेशन।
अब थोड़ा सा एनालिसिस वही सब ग्रुप वाला है। यहाँ पे कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे मुझे उसमें इंटरेस्टेड है, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अब देखो 0+6z आएगा, 1+6z आएगा, 2+6z आएगा, 3+6z आएगा, 4+6z आएगा, 5+6z आएगा, 6+6z आएगा। अब देखिए जैसे ही आपने 6+6z लिया तो वो एलिमेंट क्या होगा, 6+6z इक्वल टू 0+6z, तो रिपीट हो गया। 7+6z करोगे, 7 को आप क्या लिख सकते हो, 1+6, और 6 अगेन 6z का मेंबर हो गया, तो इसको ये 1 के इक्वल ही आने वाला है। तो इनके अलावा जो भी आप नंबर्स यहाँ पे लिख रहे हो तो वो रिपीट करेंगे, और सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते। तो इसकी में जो एलिमेंट आए बेसिक फैक्टरिंग में वो आपके क्या है, 0 to 5, ठीक है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा है, अगर फैक्टरिंग आपकी CRU है, सॉरी अगर रिंग आपकी CRU है तो फैक्टरिंग मस्ट बी CRU ना। तो ये CRU है, कॉमटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो Z/6Z इज ऑल्सो रिंग कॉमटेटिव रिंग विद यूनिटी, ओके। और इसका आप यूनिटी एलिमेंट भी चेक कर सकते हो, ये पड़ा है यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट, ये 0 एलिमेंट है, ओके। चलिए और कुछ एनालिसिस करते हैं। मैंने यहाँ पे दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट करके देखा, 2+6z, 3+6z, ये आपके पास आया 6+6z, और बोले तो 0+6z, यानी कि इस रिंग के मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट पिक किए थे, उनका प्रोडक्ट बेसिकली क्या आया अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, वो 0 आ गया, बेसिकली 0 एलिमेंट ऑफ दिस फैक्टर रिंग, यानी कि इसके पास 0 डिवाइजर्स की पॉसिबिलिटी है, और 0 डिवाइजर्स की पॉसिबिलिटी है तो ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, ओके। अब देखिए जो आपकी फैक्टरिंग में एलिमेंट आए बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये किसके एलिमेंट होते हैं, तो आप सिंक कर सकते हैं। जब भी आप मैप डिफाइन करोगे तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 अंडर +6 मल्टीप्लीकेशन 6, तो यानी कि जो Z/6Z है वो किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है, बेसिकली Z6 के। और कौन सा आइसोमॉर्फिक होगा, रिंग आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये मेरे पास कंक्लूजन निकला। तो फाइनली मैं बोल सकता हूं इसके में 3 फैक्ट आए बेसिकली, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। सिमिलरली अगर Z/0 करोगे तो Z के आइसोमॉर्फिक आएगा, Z/Z ऑलवेज Z1 के इक्वल आएगा, Z1 के आइसोमॉर्फिक आएगा, और Z/NZ, ठीक है। और वी कैन से आई यहाँ पे क्या है, एक आइडियल है जो कि n से जनरेट हो रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके आएगा, Zn के, फॉर ईच n बिगर देन 1। अब इस चीज का मुझे फायदा क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए फैक्टर रिंग जो आपकी इस टाइप के फैक्टर रिंग है वो कब आपके इंटीग्रल डोमेन बनेंगे, तो आपको पता है जब n प्राइम होगा तो आपके वो क्या होंगे, इंटीग्रल डोमेन बनेंगे, ठीक है। तो ये एनालिसिस मुझे करना था, ओके। सिमिलरली कुछ और रिंग यहाँ पे देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द फैक्टर रिंग। अब देखो एवरी रिंग आइसोमॉर्फिक आपका ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है, बट ग्रुप आइसोमॉर्फिक रिंग आइसोमॉर्फिक होगा ये ट्रू नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम जब हम ग्रुप में पढ़ रहे थे तो हमारे पास एक कंडीशन थी होमोमॉर्फिज्म की, ठीक है, बट यहाँ पे दो कंडीशन है जिसके वजह से एवरी ग्रुप आइसोमॉर्फिक नीड नॉट बी रिंग आइसोमॉर्फिक। जैसे कि इस एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा, एक रिंग ये लिया मैंने, एक उसका आइडियल 4z लिया, एंड यू कैन वेरीफाई इजली 4z सबसेट है 2z का, और ये z का है, ठीक है। तो ये रिंग है, इवन सब रिंग है, ये भी सब रिंग है, ठीक है। तो सब रिंग इज इट सेल्फ रिंग ना, तो उसी के कॉन्सेप्ट पे आप बोल सकते हैं ये सब रिंग तो है, और ये इसका आइडियल भी होगा, यू कैन वेरीफाई इजली, क्योंकि 4z सबसेट ऑफ 2z, ओके। तो 4z इज आइडियल ऑफ दिस रिंग। अब देखो, अब मुझे इसकी अगेन रिंग कंस्ट्रक्शन फैक्टर रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ पे एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, a+4z, और ये आपका 2z से आएगा। अब अगेन यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, आपको 2z का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, यानी कि 2 के मल्टीपल आ रहे हो, 4z में 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री शुड बी 0+4z, 2+4z। अब जैसे ही आप यहाँ पे एलिमेंट रखोगे 4+4z तो अगेन 0 आ जाएगा, 6+2z, तो 6 को रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, 2+4, यानी कि 4 वो 0 में चला जाएगा, तो यानी कि वो अगेन 2+4z आएगा, यानी कि एलिमेंट रिपीट करेंगे, इसमें दो ही एलिमेंट डिस्टिंक्ट है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, आपकी जो रिंग है वो कॉमोटेटिव है, तो फैक्टर रिंग इज ऑल्सो कॉमोटेटिव रिंग, जो आपने फैक्टर रिंग बनाई है कॉमोटेटिव रिंग है। एंड यहाँ पे अगेन मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट लिए, उनका प्रोडक्ट 0 आ गया है, तो ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब देखिए जब आप ग्रुप में थे
आपने 2z अपॉन 4z को आइसोमॉर्फिक बोल दिया था Z2 के, इट इज ग्रुप आइसोमॉर्फिक ना इन ग्रुप थ्योरी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वाई? ये रिंग आइसोमॉर्फिक नहीं होगा क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे जो फैक्टर रिंग आई है वो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है, एंड यहाँ पे Z2 आपका क्या है, ये 2 प्राइम नंबर है, ये आपका फील्ड बन रहा है, एक साइड फील्ड है एक साइड इंटीग्रल डोमेन भी नहीं आ रहा है, तो कैसे रिंग आइसोमॉर्फिक बोल दोगे? ठीक है, तो एवरी ग्रुप आइसोमॉर्फिक need not ring isomorphic but ring isomorphic always group isomorphic, ओके जैसे लास्ट में आपने देखा है। सिमिलरली आप एक रिंग और बना सकते हो 3z 9z, तो यहाँ पे एलिमेंट कुछ इस टाइप के आएंगे, तो अगेन यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट क्या होंगे 0 3 6, इसके आगे के एलिमेंट जैसे आप रखोगे a से तो क्या बन जाएगा 9z, तो 9 + 9z आपका अगेन ये एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, तो मतलब एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे, तो सेट में हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही रखने हैं। तो R बाई इज कॉम्यूटेटिव रिंग, तो R मस्ट बी कॉम्यूटेटिव रिंग। अगेन इनका प्रोडक्ट करा मैंने दो नॉन जीरो एलिमेंट का, तो ये आया, तो यानी कि एक जीरो एलिमेंट आया, तो ये अगेन नॉट इन इंटीग्रल डोमेन। बट आपने क्या देखा था ग्रुप थ्योरी में 3z अपॉन 9z, ये आइसोमॉर्फिक किसके था Z3 के, बट ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक था, बट यहाँ पे रिंग आइसोमॉर्फिक नहीं है क्योंकि अगेन Z3 इज आपका फील्ड है और फैक्टरिंग आपकी यहाँ पे क्या आ रही है, फील्ड नहीं आ रही है, सभी केयरफुल। ओके चलिए और कुछ रिंग देखते हैं। ये मैंने रिंग पिक किया और एक आइडियल बेसिकली बनाया जो कि 1/i से जनरेट हो रहा है, ठीक है, और इस रिंग में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, जब भी किसी भी रिंग की बात की जाए तो उसके एलिमेंट का एनालिसिस आपको होना चाहिए, ठीक है, उसी के बिहाफ पे सारे आपके फैक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका फैक्टरिंग बनाते हैं, देन उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ये कुछ टाइप से आया, बाय डेफिनेशन आपका a + ib आइडियल प्लस आइडियल और ए भी आपके सेट ऑफ इंटीजर्स से आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो ये इससे जनरेट हो रहा है, तो अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं तो नथिंग बट ये 0 + समथिंग होगा क्योंकि ये इसमें कंटेन कर रहा है, यानी कि 1 - i इज ऑलवेज 0 होगा इन दिस रिंग, और वी कैन से i = 1 होगा। जैसे मैंने दोनों साइड का स्क्वायर करा तो 1 = -1 -1 = 1 मिला, यानी कि 2 = 0 मिला। तो मुझे दो कंडीशन मिली यहाँ से, एक तो मिला i = 1, एक मिला 2 = 0। अगर इन दोनों कंडीशन को मैं फर्स्ट में डाल दूं, i = 1 डालोगे तो a + ib यानी कि i को 1 डाला a + b, तो कुछ ना कुछ c नंबर होगा, तो ये पूरी रिंग किस में कन्वर्ट होगी 1 - i में, और c कोई भी आपका इंटीजर से। ओके एक्स्ट्रा कंडीशन क्या थी कि जब भी 2 आएगा तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जानी है, जब भी 2 आएगा तो उसकी वैल्यू आपकी 0 हो जानी है। मतलब क्या होगा इसमें सी की चॉइस कितनी है, या तो आप 0 फिल कर सकते हो या 1 फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे 3 डालोगे तो 3 + 2, 2 तो 0 हो गया, सॉरी 3 को आप लिख सकते हो 2 + 1, 2 0 हो गया तो अगेन 1 आ गया, तो सी की चॉइस 0 और 1 है, और सी की चॉइस 0 और 1 है तो आप इसको लिंक कर सकते हो। थिंक अबाउट Z2 के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं 0 और 1, ठीक है। जैसे कि इसमें एलिमेंट जैसे ही दोनों कंडीशन को एक साथ इंपोज करोगे तो यहाँ पे आपके पास 2 एलिमेंट है, एंड एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे देख लो Zi is CRU, तो दिस वन इज मस्ट बी CRU। और देखो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट में आपकी रिंग से ले रहा हूं तो a + दिस वन एंड b + दिस वन मस्ट बी जीरो एलिमेंट ऑफ दिस फैक्टर रिंग, एंड यहाँ पे जीरो एलिमेंट यही है, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये अगेन आपका जीरो आएगा। इस चीज का मतलब क्या है, ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है, यानी कि दिस फैक्टर रिंग मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन, और इस फैक्टर रिंग में दो एलिमेंट है तो एंड एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी अ फील्ड, ठीक है। तो यानी कि ये फैक्टरिंग फील्ड बन गया, आर इज अ फील्ड, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होने जा रहा है Z2 का, क्योंकि आप थिंक कर सकते हैं Z2 क्योंकि इसके एलिमेंट की सिमिलरिटी कहां से मिल रही है, लाइक 0 1 + 2 मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 2, ठीक है। और जैसे मैंने एक जनरल एग्जांपल जो डिस्कस किया था वहां पे एक मैप डिफाइन की थी, उसके सिमिलर आप मैप से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो एलिमेंट के एनालिसिस पे के हिसाब से भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि कैसे आप थिंक करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ, एक और रिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आइडियल डिफरेंट लिया है जो कि 2 - i से जनरेट हो रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है।
अब जरा देखो 2 माइनस आई मस्ट बी मेंबर ऑफ दिस आइडियल, तो ये 0 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूँ, j प्लस एक्स इक्वल टू जे इफ एंड ओनली इफ अगर x भी आपका आइडियल का मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आइडियल है। ओके, तो यहाँ पे 2 माइनस आई इक्वल टू 0 यानी कि आई इक्वल टू यहाँ पे 2 हो गया, और आई स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर करें तो -1 इक्वल टू 4 यानी कि 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो आई इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो और 5 इक्वल टू 0 आना है, तो आई इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, आई इक्वल टू 2 रखोगे तो a प्लस 2 भी आ जाएगा भाई, a प्लस 2 भी आ जाएगा ना, a प्लस 2 भी, और a प्लस 2 भी अगेन इंटीजर है तो उसको आप c लिख दो, यानी कि आपके पास एलिमेंट रिड्यूस कहाँ पे हो गए हैं, 2 माइनस आई। ठीक है, ये आपके पास r बाई आई के एलिमेंट रिड्यूस हो चुके हैं। अब c की चॉइस यहाँ पे कितनी बचेगी, जैसे ही आप 5 पे आओगे या 5 समथिंग जाओगे तो एलिमेंट की चॉइस क्या होगी, यहाँ पे 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो। इसके अलावा जैसे ही आप जाओगे आपको पता चल गया 5 पे जाके 0 होना है। जैसे आपका 6 आया, 6 को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ 5 प्लस 1, 5 इक्वल टू 0 तो अगेन 1, यानी कि एलिमेंट की रिपीटेशन आ गई। तो फाइनली वी हैव, इसमें कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ये वाले होंगे। ओके, एंड इसका कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लीजिएगा आप, जो भी आपका मन कर रहा है वो कभी भी नॉन जीरो, उसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि अगेन विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एंड जेड आई, ये जो फैक्टरिंग है आपकी सी आर यू भी है क्योंकि आपके पास जेड आई सी आर यू है। ठीक है, तो यानी कि फैक्टरिंग आपकी फील्ड बनेगी। अब देखो एलिमेंट का एनालिसिस देखो, एलिमेंट किसके जैसे दिख रहे हैं, Z5 के, 0 1 2 3 4 5 प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 5, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, Z5 के। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट एनालिसिस वी कैन डिफाइन ए मैप, जिसको हम आइसोमॉर्फिज्म भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपने देखा ये भी आपका Z5 के आइसोमॉर्फिक हो गया। अब देखो इससे ऑब्जर्वेशन क्या मिला, मैंने दोनों एलिमेंट रखे, इन दोनों का GCD 1 है, यानी कि कंपेयर आप इससे करोगे ZI A प्लस IB, तो ये दो मैंने दो फैक्टरिंग डिफाइन करी, दोनों में A और B का GCD 1 है, यहाँ पे भी A और B का GCD 1 है। तो फाइनली वी हैव, एक रिजल्ट में लिखने वाला हूँ जो मोर पावरफुल है। अगर आपकी फैक्टरिंग की बात चल रही हो, जो कि इससे जनरेट हो रहा हो, या a माइनस आई बी से जनरेट हो रहा हो, माइनस ए प्लस आई बी से जनरेट हो रहा हो, a प्लस आई बी से जनरेट हो रहा हो, तो ये आइसोमॉर्फिक होता है ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 2 इसका स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे +1, तो ये 5 के आइसोमॉर्फिक हो गया। देखो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने किया है, ऐसे ही आप इसको जनरल भी प्रूव कर सकते हो, यानी कि वी कैन डिफाइन अ मैप जो कि आपकी इस फैक्टरिंग से ZP पे जाएगी, और P का वैल्यू नथिंग बट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक्स्ट्रा कंडीशन GCD इन दोनों का 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है, ये आपके पास रिजल्ट आया। ओके, अब देखो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कोई प्राइम नंबर आया, ठीक है, यहां से मुझे ये चेकआउट करने का मौका मिल जाएगा कि कब मेरी फैक्टरिंग फील्ड बनेगी, कब मेरी ये फैक्टरिंग इंटीग्रल डोमेन बनेगी, कब नहीं बनेगी। अब एक बात देखिए, ये ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के ना, तो हमें पता है जेड ये कुछ ना कुछ आपका नंबर आएगा, इंटीजर्स बेसिकली स्क्वायर हो रहा है दो इंटीजर्स का, तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो ये आपका फील्ड कब बनेगा, जब ये प्राइम होगा, और ये क्वांटिटी प्राइम कब होगी, जब दोनों में से दोनों का GCD क्या होगा, 1 होना चाहिए। बेसिकली A एंड B को प्राइम टू n, तो इनका जो स्क्वायर होगा मस्ट बी प्राइम नंबर। सिंपल ऑब्जर्वेशन है नंबर थियोरी का। तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ GCD A एंड B इक्वल टू 1। ओके, तो ये रिजल्ट मेरे पास आया, और ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा ZA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास इस सेकंड रिंग का ऑब्जर्वेशन आया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसी रिंग से रिलेट है। एक आइडियल लिया जो कि 1 से जनरेट हो रहा है, ZI एक यहाँ पे क्या है, रिंग है, देन I इज इक्वल टू, मतलब जो 1 से जनरेट हो रहा है, जो आइडियल जो आइडियल है जो कि 1 से जनरेट हो रहा है, तो वो इनमें से किसके इक्वल होगा, यानी कि इनका जो I से जनरेट होने वाला 1 से जनरेट होने वाला सेम होगा, माइनस I से जनरेट होने वाला आइडियल
और 1 से जनरेट होने वाला आइडियल सेम होगा। चलिए थिंक करते हैं। 1 से जनरेट का मतलब क्या है, ये यानी कि ये। अब एक बात बताइए, x आपका जेड से आ रहा है और x लुक्स लाइक a प्लस आयोटा बी और a एंड b आपके इंटीजर से आ रहे, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे मैं x को यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। बेसिकली आप यहाँ पे 1 छुप रखा है, 1 आपका मेंबर हो गया इस आइडियल का। आपको एक फैक्ट लिखाया था, अगर R आपके पास रिंग विद यूनिटी है और यूनिटी एलिमेंट आइडियल में जा रहा है तो नथिंग बट इटसेल्फ रिंग ही हो जाता है। तो यहाँ से I आपका क्या आया, बेसिकली जो 1 से जनरेट हो रहा वो नथिंग बट आपका ZI आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, I से जनरेट का मतलब क्या है, I इंटू ए, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बाय डेफिनेशन। अब एक बात देखिए, x, अगर मैं x को माइनस आयोटा रख दूं तो ये आएगा माइनस आई स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि 1 छिप रहा है इस आई जो I से जनरेट हो रहा है, यानी कि 1 अगेन मेंबर ऑफ दिस सेट, दिस आइडियल। तो ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो I से जनरेट होने वाला आइडियल है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा, ZI के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली आप वेरीफाई कर सकते हैं, -1 से जनरेट होने वाला, -1 से जनरेट होने वाला आइडियल वो क्या होगा, पूरे ZI ही को भी बना, पूरे ZI को ही बना देगा। अब 2i से जनरेट का मतलब क्या है, दिस वन, और वी कैन से दिस। अभी हमने क्या देखा, i इंटू ZI किसके इक्वल हो जाता है, ZI के, मतलब ZI से जो I से जनरेट हो रहा है पूरा पूरा ZI बना देता है। तो यहाँ पे 2i से जो जनरेट होगा वही 2 से जनरेट होगा, 3i से जो जनरेट होगा वही 3 से जनरेट होगा। तो करेक्ट चॉइस आपकी क्या है, यहाँ पे आपने क्या देखा, इससे जनरेट होने वाला सेम आया, इससे जनरेट होने वाला सेम आया, इससे जनरेट होने वाला सेम आया, और ये किसके इक्वल आया, जो 2 से जनरेट हो रहा है, यानी कि डिफरेंट, ये कट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आया, 3 से जनरेट हो रहा है। तो ये बेसिक थिंग है जो आपको हेल्प करेंगे फैक्टरिंग डिफाइन करने में। ओके चलिए अब कुछ और फैक्टरिंग में यहाँ पे देखता हूँ। मैंने ये फैक्टरिंग ली और जो इसका एक आइडियल लिया जो कि 2 से जनरेट हो रहा है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो 2i से जनरेट हो रहा है, बात एक ही है, अभी हमने देखा है, ठीक है। अब इसकी फैक्टरिंग बनाओ, फैक्टरिंग में ये एलिमेंट होंगे। अब एक बात देखो, छोटा सा एनालिसिस, अगर मैं 2 प्लस समथिंग करूँ, 2 इनसाइड जा रहा है इस आइडियल के, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 प्लस 2, यानी कि इस केस में क्या आया भाई, 2 इक्वल टू 0। आई पे कोई कंडीशन नहीं आई है, बट इतना आपको पता चल गया, जब जब भी 2 आएगा वो आपको 0 डालना है, और उससे बड़ी एंट्रीज जो होंगी उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ। लाइक 3 आया, 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, इसको आपको 0 डालना पड़ेगा, यानी कि 3 1 के ही इक्वल होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर इसमें मैं एलिमेंट लिखूं तो क्या आएंगे, 0 प्लस 2, ठीक है, और ए भी आपके इंटीजर से आ रहे हैं, सो बी केयरफुल, और ए प्लस आई भी, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखो। तो 1 प्लस 2, आई प्लस 2, और एक बार दोनों को 1 1 डाल दो, तो 4 एलिमेंट आए। अब देखो इनके एलिमेंट जो यहाँ पे हैं ये तो आपके रिंग से ही आ रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हो हमारे पास जो Z2i का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कुछ इसके ही सिमिलर होता है, 0 1 आयोटा 1 प्लस आयोटा, जहां पे मैंने जेड एन आई रिंग को बनाया था। इवन मोर, ये आपकी जो फैक्टरिंग है CRU है, बिकॉज ZI इज CRU, ठीक है। चलिए अब एक बात देखते हैं, 1 प्लस आई इक्वल टू क्या आएगा, 2i, ठीक है, क्योंकि 1 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस आई का स्क्वायर वो बैलेंस कर देगा 1 को, तो बचा क्या, 2i। तो यहाँ से मैंने अगर इस रिंग के 2 नॉन जीरो एलिमेंट लिए फैक्टर रिंग के, तो क्या आ जाएगा, 2i, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है ये, और सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आइडियल प्लस 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 2i, यानी कि ये 0 आ गया, क्योंकि 2i इसका मेंबर है, 2i इसका मेंबर है, क्योंकि जो आइडियल 2 से जनरेट हो रहा है 2i से जनरेट हो रहा है वो सेम ही है, तो ये इसका मेंबर है। ओके, इट मीन्स व्हाट, विदाउट जीरो विदाउट जीरो डिवाइजर जो प्रॉपर्टी उसको होल्ड नहीं कर रहा, तो ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। अब एक बात देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर के बारे में थिंक करोगे, ये आपके पास क्या है, ये भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है, देखो क्योंकि इसके एलिमेंट इससे ही कुछ मैचिंग ले रहे हैं, तो यानी कि वी कैन डिफाइन ए मैप जो कि यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म बनने वाली है, 1 1 on 2 भी होने वाली है, ठीक है। अब देखो ये हमने इसके लिए पढ़ा था, ZNI is
इंटीग्रल डोमेन और वी कैन से फील्ड इफ n इक्वल टू प्राइम होना चाहिए और p डिवाइड करना चाहिए, सॉरी 4 डिवाइड करना चाहिए p माइनस 3 को। ये कंडीशन हमने देखी थी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, प्राइम तो है बट 2 है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, बट 4 माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता, तो यानी कि ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके आया, Z2i के। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, जो Zi/3 से जनरेट होने वाली रिंग है वो Z3i के आइसोमॉर्फिक आएगी। हिंट आपके पास ये है, लुक एट दिस, इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, और यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली 3 इक्वल टू 0 आएगा, तो यही तो एलिमेंट उसके बनेंगे कुछ सिमिलरिटी से। और अगेन अब आपको चेक करना है आपके पास इंटीग्रल डोमेन होगा कि नहीं होगा। अब कंडीशन क्या है, 4 डिवाइड करना चाहिए p माइनस 3 को, यानी कि p की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 माइनस 3 0, यानी कि ये जो सेकंड है ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन आएगी, और फाइनाइट है तो ये फील्ड आएगी। ठीक है, तो फाइनल ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या है, आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इसी की फॉर्म पे बनेंगे, आपको पता होना चाहिए ये आया कैसे, मैप कैसे डिफाइन होती है, वो मैंने आपको समझा दिया है। Zi/n, तो ये आइसोमॉर्फिक, इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, i जनरेट हो रहा है n से, तो इस चीज़ का मतलब क्या है, n इंटू जेड आई ना, और ये किसके आइसोमॉर्फिक आया, Zi फॉर ईच n बिगर देन 1। मोरेवर अगर n यहाँ पे प्राइम हो जाए और 4 डिवाइड p माइनस 3 को कर दे, तो हमें पता है कि ये Zn इज इंटीग्रल डोमेन, तो यहाँ से मैं अपनी फैक्टर रिंग को इंटीग्रल डोमेन बोल सकता हूँ। तो यानी कि इस टाइप की रिंग जो है मेरी, उसको कब इंटीग्रल, ये कब इंटीग्रल डोमेन होगी, तो मेरे पास इसका एनालिसिस मिल गया। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके कुछ MSc एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा फैक्टरिंग फील्ड होगा, बेसिकली फैक्टर फील्ड कब होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फील्ड। अब ये आपके किसके आइसोमॉर्फिक है, अभी आपने देखा ये तो आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं था। ठीक है, ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं था, तो ये फील्ड कहां से बन जाएगा। ये देखा ये किसके आइसोमॉर्फिक आया था, Z3i के, और ये प्राइम है और 4 डिवाइड कर रहा 3 माइनस 3 को, तो ये इंटीग्रल डोमेन है, और एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी अ फील्ड, इट्स ट्रू। एंड ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, Z(a² + b², यानी कि 5, एंड Z5 इज इंटीग्रल डोमेन इवन फील्ड, तो ये भी आपका फील्ड होगा। ये किसके आइसोमॉर्फिक आएगा, Z10 के, 3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 10। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं Z10 आपका क्या है, नॉट इंटीग्रल डोमेन, तो ये भी आपकी फैक्टरिंग क्या होगी, ना तो इंटीग्रल डोमेन होगी और ना ही फील्ड होगी। व्हाट अबाउट दिस, ये आपके पास किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, Z7 आयोटा, एंड आप वेरीफाई कर लो ये प्राइम है, और 4 डिवाइड करना चाहिए p माइनस 3 को, और 4 डिवाइड कर रहा है 7 माइनस 3 को, यानी कि 4 को डिवाइड करेगा, तो इट्स अ फील्ड, बिकॉज इट्स अ फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ना, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी अ फील्ड। ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z (a² + b², 4 + 4 8, अगेन ये आपका नॉट इंटीग्रल डोमेन, तो जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड भी नहीं बनेगा। व्हाट अबाउट G, अभी हमने देखा Z/7Z का मतलब क्या है, यानी कि I = 7Z की बात चल रही है, और इसका एनालिसिस अभी देख करके आए हम, ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z7 की। ठीक है, और रिंग आइसोमॉर्फिक है बेसिकली, और Z7 क्या है आपके पास, फील्ड बनाता है, n = प्राइम के लिए Zn आपका फील्ड बनाता है, तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन और फील्ड है। अब अगेन हमने देखा ये तो आपका इंटीग्रल डोमेन ही नहीं था। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो इस रिंग के रिगार्डिंग लिया था। ओके, तो आई होप कैसे आपको डील करना है इन दो रिंग्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा है बेसिकली इस लेक्चर में, फैक्टर रिंग को देखा है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखी हैं, उनके कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, वहाँ से एक रिंग का एग्जांपल मैंने दिया था। फिर मैंने डिस्कशन किया बेसिकली 3 फैक्ट आपके पास आए हैं, अगर F फील्ड है तो उसके पास 2 फैक्टरिंग होते हैं। ठीक है, F ये होता है, एंड सेकंड वन F/F। सेकंड वन मैंने देखा Z/NZ,
ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है आपका जेड एन के ऊपर, ठीक है। सेकंड देखा जेड आई अपॉन ए प्लस आयोटा बी, ये आइसोमॉर्फिक हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज जेड आयोटा इंटू जेड जो कि एन से जनरेट हो रहा है, ये आइसोमॉर्फिक होता है इस रिंग के जेड एन आयोटा, ठीक है। और आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या है, जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वही आपकी फैक्टर रिंग की प्रॉपर्टी होगी। और इनकी प्रॉपर्टी मैं अच्छे से जानता हूँ, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करके आया हूँ, तो इसके बिहाफ पे आप फैक्टर रिंग का एनालिसिस बता सकते हो। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। कैरेक्टरिस्टिक रिंग को पढ़ने के बाद हम बेसिकली रिंग होमोमॉर्फिज्म की डील करेंगे, बेसिकली रिंग होमोमॉर्फिज्म को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। एंड देन सबसे मेन सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल एंड रिड्यूसिबल क्राइटेरिया ऑफ पॉलिनोमियल। एंड फिर आपका तीन से चार लेक्चर और बचेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन एंड बेसिक एनालिसिस ऑफ फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो आपका कम से कम 40% सिलेबस रिंग थ्योरी का हो गया है, 60% बचा है, वो इस मंथ में मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो मान के चलो एक हफ्ते में आपको 3 से 4 लेक्चर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है देन आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इन लेक्चर्स को प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। एंड आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।